मेरा नाम ही अनिल है। मुझे याद आया कि मेरे कमरे में भी कैमरा मुझे देख रहा होगा, इसलिए मैंने अपना हाथ अपने मुंह से हटाया। मैं ना कांपने की कोशिश कर रहा था, सांस लेने की कोशिश कर रहा था। इसके बारे में आराम से सोचो। पहली बात, क्या मुझे बटन दबाना चाहिए? लाल बटन सिर्फ इमरजेंसीज के लिए था। अगर वो वहाँ बंदी थी और भागने की कोशिश कर रही थी, तो वो लोगों को लगेगा कि ये इमरजेंसी थी। लेकिन किसी को भी अभी तक कोई चोट नहीं आई थी। सुशील ने भी यही कहा था कि वो बटन सिर्फ पुलिस या कोई एम्बुलेंस बुलाने को था, ना कि ऐसी कोई इमरजेंसी के लिए। लेकिन ग्रीन बटन का क्या? यकीनन मैंने कुछ अजीब देखा था। और वो लड़की सिर्फ मदद नहीं मांग रही थी, पर मुझसे मांग रही थी। मैंने खुद को थोड़ा रोका। पक्का नहीं था कि वो मुझसे ही मदद मांग रही थी। अनिल नाम के कितने लोग हो सकते हैं? बहुत साधारण सा नाम था। लेकिन अजीब ये था कि उसका ये नाम पेंट करना जब मैं यहाँ काम कर रहा था। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहता था, लेकिन मैं शक्की बनता जा रहा था। मुझे यकीन होने लगा कि वो पेंटिंग्स मेरे लिए ही थी और ये घटना उन लोगों को ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगी। पर क्या मुझे वो ग्रीन बटन दबाना चाहिए? मेरे हाथ उस तरफ खिसक रहे थे, लेकिन मैं झिझक भी रहा था। मुझे नियम तोड़ने नापसंद थे और डर था कि मेरे साथ क्या होगा अगर मैंने नियम तोड़े। अगर वो सच्ची में उस लड़की को बंदी बनाए हुए थे, तो वो बहुत ही बुरे लोग थे। या शायद वो लोग अच्छे थे और वो लड़की बुरी थी, पता नहीं। ये सब सोचने के बाद मैंने मॉनिटर में दोबारा देखा। ईशा पेंटिंग्स को सोफे से हटा रही थी, ऐसे जैसे उसको पता लग गया हो कि मैंने उसका मैसेज पढ़ लिया था। वो ये करते टाइम कैमरे में देख रही थी, ऐसे जैसे सीधा मुझे देख रही हो। मेरी छाती दुखने लगी जैसे ही मैंने अपना हाथ उन बटन से दूर किया। ना, वो बुरी नहीं थी। मैंने उसको सालों तक देखा था। मैं उससे जानता था। अजीब लगेगा, लेकिन एक तरह से वो मेरी दोस्त थी और मैं उसकी मदद करने वाला था। बाकी की शिफ्ट मैं नॉर्मल रहा। सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। मुझे पता था कि जो कोई भी और देख रहा था, उन्होंने पेंटिंग्स नोटिस कर ली होंगी या शायद मेरा रिएक्शन नोटिस किया होगा। लेकिन मैं उस सब की फिक्र नहीं कर सकता था। मुझे ईशा की मदद करनी थी। जब मैंने इस नौकरी के लिए हाँ करी थी तो बस कुछ ही लोगों से मिला था, और फिर सुशील ने मुझे उस डेमो रूम में ले जाकर नौकरी के बारे में बताया था। उन बटन्स के सिवाय मेरे पास उनके साथ संपर्क करने का कोई और तरीका नहीं था। सैलरी भी सीधा अकाउंट में आ जाती, और मैंने किसी और को इस कमरे में काम करते कभी नहीं देखा था। इस विचार को लेकर मैं सोचने लगा। हमेशा मुझे अजीब लगा था कि कभी किसी और को यहाँ देखा नहीं। मेरी तो 6 घंटे की शिफ्ट होती थी, उसके बाद कोई और अंदर नहीं आया, ना ही गया। शायद वो लोग ऐसे शेड्यूल बनाते कि हम एक दूसरे को ना मिल पाए। फिर भी मुझे शक था कि मेरे जैसे और भी लोग ये नौकरी कर रहे थे। ये शक क्यों था मुझे? क्योंकि ये रूम में किसी और के आने के लक्षण थे। वाटर कूलर में पानी, टॉयलेट में साबुन, सब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते। मतलब कोई और भी उनको इस्तेमाल करता। मुझे उनसे बात करने का कोई तरीका ढूंढना था। उस दिन रात के 8 बजे मेरी शिफ्ट ख़त्म हुई और घर जाने की जगह मैंने अपनी गाड़ी घुमाई और थोड़ी दूरी पे पार्क कर दी। कुछ भी बदला नहीं था तब तक। कोई नई गाड़ी नहीं पार्क की किसी ने। मुझे लगता है कि वो लोग मेरे जाने का इंतज़ार करते हैं और फिर दूसरे कोई इंसान को उस रूम में भेजते हैं। सो मैं गाड़ी में बैठा और इंतज़ार करने लगा। मैं थका पड़ा था और सड़क खाली और बोरिंग थी, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड भी था, इसलिए सो नहीं पाया। जब भी कोई गाड़ी निकलती या कोई सड़क पे चलता तो मैं डर सा जाता। मैं सोचता रहता कि कोई
बड़ी सी वैन मेरी गाड़ी के पीछे आएगी, कुछ लोग बाहर निकलेंगे, मुझे मेरी गाड़ी से बाहर घसीट कर ईशा जैसे किसी कमरे में कैद कर देंगे। कई बार मैंने वहाँ से भागने का सोचा, लेकिन हर बार ईशा का सोचकर उस कमरे में अकेली मैं रुक जाता। उसकी मदद करने वाला कोई और नहीं था, सिर्फ मैं था। 2 घंटे बाद एक गंजे मोटे आदमी ने गाड़ी पार्क की और उस बिल्डिंग की तरफ चलने लगा। जैसे ही मैंने उसको बिल्डिंग का दरवाज़ा खोलते देखा, मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकला उससे बात करने के लिए। फिर मैं रुक गया। ऐसे नहीं काम चलेगा। मुझे नहीं पता था कि वो लोग कहाँ थे, लेकिन इतनी बात तो पक्की थी कि वो बिल्डिंग में हिडन कैमरास लगे थे। अगर मैं वहाँ उस बंदे से बात करने लगता तो उनको पता चल जाता कि मैं कुछ करने की कोशिश में था। इसलिए मैं गाड़ी में ही बैठा रहा और उस बंदे की शिफ्ट ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। मैंने सोचा कि उसकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा लूँगा, जैसे फिल्मों में होता है, लेकिन मुझे डर था कि वो किसी को मदद के लिए बुला लेगा। 6 घंटे बाद वो बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठने लगा और फिर मैं उसकी तरफ गया। उसका नाम सलीम मलिक था। भाई साहब, आपके साथ 1 मिनट बात करनी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसने बिना मेरी तरफ देखे अपना हाथ हिलाया। सॉरी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसका चेहरा उतर गया जैसे ही उसने मेरी शक्ल देखी। गॉड, नो नो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए बेटा, हमें बात करने की इजाज़त नहीं है। मैं बता सकता था कि वो डरा हुआ था, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला था। मैंने कदम बढ़ाया और उसकी गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरी आवाज़ में मुझे गुस्सा सुनाई दे रहा था। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने अभी भी हैंडल पकड़ा हुआ था और मैं उससे ज़्यादा ताकतवर था। नाकाम कोशिशों के बाद उसने मेरी तरफ देखा। हाँ, मुझे पता है तुम कौन हो। तुम यहाँ काम करते हो मेरे जैसे, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ हमें बात करने की इजाज़त नहीं है, ना ही मिलने की, कभी भी नहीं। सुशील ने मुझे ये तो कभी नहीं बताया, ऐसा तो कोई नियम नहीं है, मैंने कहा। उसने अपना सर हिलाया। सुशील, हाँ, दरअसल बहुत से नियम हैं जो उन्होंने तुम्हें नहीं बताए। शर्त लगा के कह सकता हूँ कि नौकरी से पहले उन्होंने तुम्हें यह भी नहीं बताया कि तुम्हें क्या देखना था, है ना? मैंने अपनी आंखें नीचे झुका ली। हाँ, मुझे भी नहीं बताया गया था। मुझे ये नौकरी करते 10 साल हो गए। मैंने दूसरे लोगों को आते जाते देखा है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई नियम तोड़ा। मैं अभी तक टिका हुआ हूँ बस इसलिए कि मैं अपना सर नीचे और मुंह बंद रखता हूँ। उसने अपनी उंगली मेरी तरफ की। तू भी यही कर, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई। मेरा पेट टाइट हो गया। बहुत देर नहीं हुई? उसने अपना चेहरा रगड़ा। बच्चा, तुम्हें लगता है कि उनको पता नहीं कि हम बात कर रहे हैं? तुम्हें लगता है कि कुछ भी होता है जो उनको नहीं पता लगता? उसने बिल्डिंग की तरफ देखा। आंखों में दुख और दर्द था। शायद तुमने हम दोनों को मार डाला। उसने अपना सिर हिलाया और मुझे धक्का दिया। बस बहुत हो गया, चुप रहो और अपना काम करो, अगर खुद की कदर है तो। ये बोलकर वो गाड़ी में बैठा और चला गया। मैंने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। मुझे पहले ही फिक्र था कि जो उसने कहा वो सच होगा, लेकिन सुनने पर मैं कमज़ोर हो गया। मेरा प्लान था भी क्या वैसे? उसको भी कौन सा कुछ ज़्यादा पता था, और अगर पता भी होता तो मैं क्या करता अगर वो मुझे बता भी देता। भरे मन से मैं अपनी गाड़ी की तरफ गया। डरा हुआ था, लेकिन उससे भी ज़्यादा शर्मिंदा था मैं ईशा की मदद करना चाहता था, लेकिन कैसे? मैं हार तो नहीं मानने वाला था, लेकिन जैसे वापस घर जा रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। ये कोई मूवी नहीं थी, मैं कोई हीरो नहीं था। बस 2 ही ऑप्शन बचे थे मेरे पास। पुलिस, जो पता नहीं शायद उन लोगों के साथ मिली हो। ईशा के कैद होने का सबूत मुझे खुद से ही हासिल करना पड़ेगा। मैंने अपनी गाड़ी पार्क की और घर को चलने लगा। मैंने एक फ़ैसला किया, अगर रातों रात कुछ आइडिया नहीं आया तो मैं ये दोनों ऑप्शंस करूँगा। कल मैं अपने साथ उस कमरे में अपना फ़ोन लेकर जाऊँगा और वहाँ पर ईशा की वीडियो बना लूँगा।
वो वीडियो मैं हर न्यूज़पेपर, वेबसाइट और इंटरनेट पे डाल दूंगा। फिर मैं पुलिस के पास जाकर उनको भी ये कॉपी दे दूंगा। ये सब करने के बाद अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ भी लिया तो कोई ना कोई ईशा की मदद तो ज़रूर करेगा। मारे जाने का सोच कर मैं डरा पड़ा था। अंदर से आवाज़ कह रही थी कि बस चुप करके अपना काम कर और सब ठीक रहेगा। लेकिन मैं अपनी नज़रों में गिर जाता। चाहे कुछ भी हो, मुझे कोशिश तो ज़रूर करनी थी। मैं इतना व्यस्त था कि जैसे ही मैंने अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला, मैंने अपने पीछे आने वाले व्यक्ति को नहीं सुना। अनिल। मैं घूमा और मेरी लातें डगमगा गई। क्या मैं पागल हो गया था? ये क्या कोई सपना था? एक लड़की मेरे सामने खड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? ईशा?